अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। बहुत सी बातें हैं, बहुत से डेवलपमेंट हैं आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे। निज़ामी साहब, बजट इजलास एक मरतबा फिर से खिचड़ी क्या बल्कि ईवान आज भी मछली बाज़ार का मंजर ही पेश करता रहा। तीसरी दफ़ा जी, बिल्कुल ऐसे है। और डिबेट होना तो दूर की बात है। 20 मिनट के लिए इजलास मुअत्तल किया गया, लेकिन ताहाल शुरू नहीं हो सका है। ये कानून साज हैं, कानून साजी इन्होंने करनी होती है। ये असम्बली में हो क्या रहा है, ये कैसे कैसे मामलात सुधरेंगे? मेरे नज़दीक ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। लगता है कि जमहूरियत के गर्दन पे अपोजिशन और हुकूमत दोनों छुरी फेर रहे हैं, लेकिन कलीदी जो इसमें रोल है और किरदार है वो हुकूमत का खुद है। अपोजिशन भी मौरूद इल्ज़ाम है। अब इमरान खान साहब को ये गुस्सा है कि उन्होंने मुझे नहीं बोलने दिया, इसलिए मैं उनको नहीं बोलने दूंगा। ये तो ऐसे हो गया जिस तरह सास और बहू की लड़ाई होती है, या वो एक ज़माने में महलों में लड़ाइयाँ होती थी ख़वातीन की, तो वो सारी रात लड़ती रहती थी, फिर सोने जाना होता था तो छापा नीचे रख देती थी। अच्छा। फिर छापा अगले दिन सुबह करके, तो फिर वो साथ साथ होते थे ना लाहौर के अंदर। छापा नीचे का मतलब कि गेम इज ब्रेक है अभी, मतलब क्या अभी मुअत्तल है लड़ाई, असेंबली मौखर है। अब ये छापा नीचे करके फिर तैयारी कर रहे हैं लड़ी कर। लेकिन देखें जो कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई है, उसकी रोदात PTI की, उसकी रोदात जो बड़ी अफसोसनाक है कि इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी, एक तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बोलने देंगे, आप इनको ना बोलने दें। ये भी परवाह न करें बजट पास होता है या नहीं होता। ये भी कहा मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, किसी से साथ देना है दे, कोई नहीं देना ना। एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ साथ एक उन्होंने बड़ी अजीब बात कही है जी कि जरदारी या ख्वाजा साद रफ़ीक या ये लोग जो हैं इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। असल मसला ये है कि ये जो दो ऐसे अरकान हैं ना जो PTM वाले, जी उनको भी ब्लैक बॉल कर रहे हैं उनका असल लोग, साथ इनको भी कर दें। वही सवाल ये है कि ये सबसे पहले कि ये कब से वज़ीर आज़म का अख्तियार हो गया? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, स्पीकर को हिदायत देना क्या वज़ीर आज़म का इख्तियार है? असेंबली को बैठे या ना बैठे जी, स्पीकर तो बेचारा छुट्टी लेकर चला गया, आज आया ही नहीं। तो कासिम सूरी साहब हैं ना उनकी जगह, डिप्टी स्पीकर है। सवाल ये है कि ये किस किस्म की असेंबली है, ये किस किस्म का डेमोक्रेटिक नाम है? इसका मतलब है कि आप खुद अपने हाथों से इस असेंबली को इर्रेलेवेंट बनाने की तरफ दरपाया। और बाज़ लोगों के नज़दीक देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैटर्स, बाज़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बड़े आला पाए के सियासतदान हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये दरअसल मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको पता है यार ये हुकूमत तो चलनी नहीं उनसे, अच्छा ना ये इकॉनमी चलनी है। अच्छा, इससे बेहतर है कि अपोजिशन में बैठो, अपोजिशन में बैठो, क्यों बजट नामंजूर होगा तो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा उनके खिलाफ। और अपोजिशन में बैठ के फिर ऐसे तिगनी का नाच नचाओ इनको। और इस वक्त मौका अच्छा है, हर जगह वो ठीक लोग बैठे हुए हैं। अगरचे मैं ये मुझे बहुत फार फ्रेश लगता है, और ना ही मैं समझता हूँ कि इतनी दूर की कूड़ी जो है या इतना सोचते हैं जो हमारे PTI के लोग हैं। जो अगर इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है भी तो अपोजिशन हुकूमत में कैसे आएगी? ये तो एक नुक्ते पे नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं। APC के लिए भी लहदा मुलाकातें करते हैं। अपोजिशन की बात की ना, मैं आपको एक बात कहूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब शहबाज शरीफ का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए आया था तो अपोज किया था, किसने अपोज किया था? पीपल्स पार्टी ने। यस, फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब जो है वो मेजॉरिटी खो देते हैं, यहाँ तो जूतियों में दाल बटेगी। बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे या शहबाज शरीफ होंगे? बिल्कुल ठीक है। वैसे ये री इलेक्शन की बात भी हो सकती है। निज़ामी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त का। और आप करना चाहेंगे? जी अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी कैसे मिजाज है? मैंने कहा आपके, आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी। अब ठीक आ रही? जी जी जी, अल्लाह का करम जी, अल्लाह का करम। ये अब्बासी साहब ये बताइए कि ये नैब आप पर फिर हमलावर हो रही है, और वो उन्होंने कहा कि जी मंजूरी दे दी आपके खिलाफ रेफरेंसेस की, और आपने कहा कि आप ज़मानत भी नहीं कराएंगे, तो क्या यही सूरत हाल होगी?
जी, मैं किसी ज़मानत के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ तो इंसाफ की कोई तवक्को है नहीं, क्योंकि ना इल्ज़ाम है ना कोई बात है। खुद ही बातें करते हैं, खुद ही इल्ज़ाम बनाते हैं, खुद ही कभी इंक्वायरी होती है, कभी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो पहले ये तो बता दें इल्ज़ाम है क्या, और दूसरी बात ये है कि हुकूमत ये काम क्यों नहीं करती। नैब के बस में ये नहीं है, जो मैंने नैब के हालात देखे हैं, नैब के बस में कोई इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, ना उनको पता है इशूज़ का, ना उनको समझ है। तो एक तमाशा लगा हुआ है। बहरहाल तमाशा लगाना चाहते हैं ज़रूर लगा लें। मैं इन चीज़ों से मैं डरता हूँ, ना मुझे इनका खौफ है। अच्छा, मैं अल्लाह के करम से 32 साल सियासत में हो गए, और मेरे हल्के के लोग भी जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, ज़मीर भी मुतमईन है, हाथ भी साफ़ हैं। तो इंशाल्लाह मुश्किलात अगर आती हैं, जेल जाना, मैं पहले भी बड़ी जेल देखी है, ये भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ये LNG का जो मामला है, एक तरफ तो कह रहे हैं कतर से बहुत बड़ा कर्जा मिल गया, दूसरी तरफ ये LNG तो कतर से ही डील हुई थी आपकी, उसमें भी कीड़े निकाले जा रहे हैं। तो ये इससे देखें क्या नतीजा निकलेगा? मैं यही बात कर रहा हूँ कि इल्ज़ाम तो लगाएं। आज तक मुझे किसी शख्स ने ये नहीं बताया कि आप पे हम इल्ज़ाम क्या लगाना चाहते हैं। ये 1 साल हो गया है, हर रोज़ एक नया क्वेश्चनेयर आ जाता है। 9 क्वेश्चनेयर मैं भर चुका हूँ। मुझसे आज तक किसी शख्स ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप पे इल्ज़ाम क्या है। अगर यही तकलीफ़ फरमा दें, प्रेस रिलीज़ ज़रूर जारी करते हैं, उसमें इबहाम की बातें करते हैं, तो मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ कि आपके पास जो इल्ज़ाम है, कम से कम इल्ज़ाम बग़ैर सबूत के ही अवाम के सामने रख दें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जुर्म क्या किया है। तरीका अगर इन्वेस्टिगेशन का यही है कि सैकड़ों अफराद को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि बताएं इस शख्स के ख़िलाफ़ आपके पास क्या मवाद है। जी। लोगों को डराया धमकाता जाता है, किसी को कहते हैं तो नहीं बताया तो अंदर कर देंगे। ये अगर तफ्तीश की हालत है, ये नैब की हालत है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। वाली साहब, ये आपके बाद आज ये भी फैसला हुआ है, सुना है कि नैब ने कि मोहतरमा मरीम नवाज़ के खिलाफ भी प्रोसीड करेंगे कि उन्होंने 24 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है इस्तेमाल की। सुना है कि बिलावल भुट्टो को भी रोपन किया जा रहा है। तो क्या ऐसा सिनारियो तो नहीं होगा कि जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनको ऐसा सबको नैब में के शिकंजे में जकड़ लिया जाए? जी बिल्कुल, नैब बनी इसी काम के लिए थी कि सियासतदानों को बदनाम किया जाए, उनको तोड़ा जाए, उनको डराया धमकाया जाए और हुकूमत चलाई जाए। तो आज एक नाम नहाद जमहूरी हुकूमत भी यही काम कर रही है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आप नैब को एक तरफ कर दें। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके वज़ीर हर महकमे में हैं, महकमे का रिकॉर्ड उनके पास है, उनके लगाए हुए सेक्रेटरी हैं, उनके पास ISI है, IB है, FBR है, PM इंस्पेक्शन कमीशन है, FIA है। एक इल्ज़ाम लगा दें मेरी हुकूमत पर, 46 वज़ीर थे, 3000 अरब से ज़्यादा की डेवलपमेंट नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई है। हम पे एक इल्ज़ाम लगा दें, एक सेक्रेटरी बैठ जाए, एक मिनिस्टर बैठ जाए और वो कहे कि मेरे महकमे में ये करप्शन इस दौर में हुई है, 5 साल में मैं तो हाजिर हूँ। बदनामी करना, किसी की हद तक करना, क्या अगर आज मुझे नैब इल्ज़ाम लगाती है, गिरफ्तार करती है, कल सबूत नहीं होता, मैं बरी हो जाता हूँ। गिरफ्तारी का क्या मकसद है? मैं कि भागने वाला हूँ, मुझसे कोई बरामदगी करनी है। अगर कल कोई आपके पास इल्ज़ाम भी नहीं लगता, जिस तरह शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सके, क्या किसी नैब के अफसर ने माजरत की है? क्या मैंने माजरत की है कि हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन को उठाया, 70 दिन रिमांड में रखा, हम इल्ज़ाम ना लगा सके, हम शर्मिंदा हैं, हम माजरत चाहते हैं। ठीक, मैंने सुने ये अल्फाज। हम किस किस्म का मुल्क हैं? ठीक। अच्छा अब्बासी साहब, जो असेंबली के अंदर इस वक्त हो रहा है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। एक तो ये बता दें कैसे पास नहीं होने देंगे? अददी अक्सरियत तो अपोजिशन के पास नहीं है, ज़ाहिर है हुकूमत के पास है। और दूसरा, क्या बज़ाहिर ये सिर्फ सियासी शोशा ही लग रहा है, हकीकत पर कोई है प्लानिंग कैसे बजट मंजूर ना होने दिया जाए? देखिए, सियासी शोशा नहीं होता। मकसद ये होता है कि जो इस बजट की खराबियां हैं, जो इसमें अवाम के लिए जो तकलीफ़ात हैं, उनको अवाम के सामने रखा जाए। आज असम्बली के अंदर भी आवाज़ दबाई जा रही है। ये हुकूमत सिर्फ असम्बली से बाहर नहीं, असम्बली के अंदर भी आवाज़ दबाने वाली है। ये वो काम कर रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ भी ना कर सका।
तो ये आवाज़ दबा लें, आवाज़ बाहर भी गूंजेगी, असम्बली के अंदर भी होगी, बाहर भी होगी। मकसद एक है कि अवाम की तकालीफ में कमी हो। हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, इक़्तिदार इनको मुबारक हो, लेकिन इनको किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि ये पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से दो चार कर दें, बेरोज़गारी से दो चार कर दें, मुल्क की तरक्की रुक जाए, अफरात ज़र 3 गुना हो जाए। ये किसने मैंडेट दिया इनको? तो हम उस पर एहतजाज कर रहे हैं। अदद की बात नहीं होती। मैं आज भी आपको बताता हूँ, अगर हम अददी तरफ चल पड़े तो फिर इस मुल्क में बड़ी ख़राबी होगी, क्योंकि आज लोग इतने तंग हैं। असम्बली के मेंबरान जो PTI के हैं, उनके टिकट पर इलेक्ट हुए, वो कहते हैं हम हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं। हमसे लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमने अभी तक अददी साइड पर हम नहीं गए, ना जाना चाहिए। जो शख्स इलेक्ट हुआ जिस जमात से, अब वो भुगते उस जमात को, जिन्होंने वोट दिया इस जमात को, वो भुगते उस जमात को। हमारा मकसद है अवाम के सामने उनकी मुश्किलात रखना, उनका हल तलाश करना और कम से कम उनके हक के लिए बात करना। अब आसिफ साहब ये बताइए कि इस वक्त अपोजिशन की, आपकी कल पार्लियामेंट्री पार्टी का भी इजलास हुआ, हिकमत अमली क्या? आप एक तरफ कहते हैं कि हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, हम असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे, आप कह रहे हैं मदवी रेस में भी नहीं है, फ़िलहाल तहरीक भी नहीं चलाना चाहते, लेकिन साथ कहते हैं बजट पास नहीं होगा। लेकिन अगर बजट पास नहीं होगा तो नेचुरली फिर हुकूमत गिरेगी, तो उसकी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। मसलन फ़र्ज़ करें ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं, तो कौन अगला वज़ीर आज़म होगा अपोजिशन में से? कोई है यूनिटी आपके अंदर? कोई ये कोई होमवर्क किया आपने कि किस तरह गिराएंगे? और कोई गिराने देगा आपको PTI की हुकूमत को, जिसकी किला बड़ा मजबूत है? किला मजबूत है तो फिर सब भुगत ले, आप भी भुगते, मैं भी भुगत लेता हूँ, कोई बात नहीं है। हमने कभी हुकूमत गिराने को अपना हदफ नहीं रखा। हमारा हदफ हसूल इक़्तिदार नहीं है, हुकूमत को गिराना नहीं है। हमारा हदफ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है, जो इस हुकूमत के पैदा करदा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। उस अवाम को रिलीफ देने के लिए अगर हुकूमत गिराने की ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, असेंबली के बाहर हो। अच्छा, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो है ये आपने फोरक्लोज नहीं की। लेकिन अब्बासी साहब, ये तो आपका नुक्ता नगा है जी, कभी नहीं की थी जी। अच्छा, दूसरी तरफ तो देखें, जो कल पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने बाज़ ऐसी बातें कही हैं जो कि बड़ी कुछ मुझे तो अनहोनी लगती है। मसलन उन्होंने कहा है कि ना जरदारी साहब, ना ख्वाजा साद रफ़ीक, और कुछ नाम नहीं लिए जो मुझे मालूम है क्यों नहीं लिए उन्होंने। उनको स्पीकर को मैंने कह दिया कि उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर आप इशू ना करें, पार्लियामेंट में बात, पार्लियामेंट में आए, नंबर 1। और नंबर 2, अपने पार्टी के लोगों का कि शहबाज शरीफ साहब को तकरीर ना करने दें, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं तकरीर करने देंगे आप उनको ना करने दें। तीसरे, शेख रशीद ने कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा जी आप आपस में कोई मायदा कर लें कि वो नहीं तकरीर करने दें। उनका जी शेख रशीद ने कहा इनका कोई एतबार नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है आपसे कि ये इख्तियार जो है ये किसके पास है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का, अरकान कौमी असम्बली का? मसलन यह है कि शहबाज शरीफ के तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे हैं पहले। देखिए, जो प्रोडक्शन ऑर्डर है ये असम्बली की रवायत है, ये स्पीकर का इख्तियार है और मेंबर का हक है। ये बड़ी सीधी बात है, इसमें कोई इबाहम नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर का मकसद ये होता है कि हुकूमत ये ना करे कि अपनी अददी बरतरी के लिए या किसी को नुमाइंदगी के हक से महरूम करने के लिए जेल में डाल दे और वह असम्बली में ना आ सके। ये मकसद होता है। ये यहाँ हमारी असम्बलीज़ में होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है, इसके बाद भी इंशाल्लाह होता रहेगा। इमरान खान ने रोकना है तो रोक ले, अगर उससे इसको कोई फ़ायदा है, किसी से डरता है तो डर जाए, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चोर उसने ढूंढने हैं तो अपनी काबीना के दाएं बाएं ज़रा लोगों को देखे, चोर उसने ढूंढने हैं तो उस शख्स से पूछे जो सैकड़ों कनाल के घर में रहता है, जिसके लाखों रुपए के खर्चे और टैक्स अदा नहीं करता, उनसे पूछे। तो ये चोरी का इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, और जो रियासत मदीना होती है उसके हुक्मरान लोग दूसरे ऊपर तोहमत नहीं लगाया करते, ये किसी ने उनको बताया नहीं है।
ये रात के 12 बजे तो तकारीर करते हैं, वो ये उनको इन बातों की समझ कभी नहीं आएगी। तो आपने किसी को पकड़ना है, सारे इदारे आपके पास हैं, आप इल्ज़ाम लगा के पकड़ें, उनकी प्रोसिक्यूशन करें। मैंने बार बार कहा है कि 46 मेंबर की मेरी काबीना थी, उसको आप प्रोसिक्यूट करें, आप हम पे इल्ज़ाम लगाएं कि कौन सी करप्शन हुई है। इमरान खान अपनी हुकूमत को देख ले। नहीं, लेकिन अब्बासी साहब, इसकी लीगल हैसियत है कोई कि आप स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकता? क्योंकि शेख रशीद कहते हैं कि मेरा कई साल नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। कौन कहता है जी? शेख रशीद साहब। शेख रशीद तो रेलवे का वजीर है, उसका क्या ताल्लुक है प्रोडक्शन ऑर्डर? नहीं, ये हर आदमी जो यहाँ पर है वो अपने उससे बढ़कर बातें करता है। वो अपने वो इख्तियारात भी हासिल किए हुए जिसका शेख रशीद माजी की बात कर रहे हैं। आज नहीं हुए थे तो बाद में हो गए थे, उसके बाद नहीं हुए थे तो बाद में हो गए थे, उसके बाद बहुत से लोगों के हुए हैं। अगर किसी ने माजी में कोई गलत काम किया है, उसके नहीं जारी किए, उस वक्त हमने एजिटेट किया था और करवाए थे, तो आज उसके ना जारी करने का वो इख्तियार आपके पास है। आप नहीं जारी करना चाहते ना करें जी, लेकिन आप पार्लियामान की जो रवायात है उसको तबाह कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की हल की बात नहीं हो पाई और ये हाउस आज मफलूज है सिर्फ इसलिए कि स्पीकर एक कमज़ोर आदमी है। तो मेरी उनको गुजारिश है, राय है, मशवरा है कि अगर आप चला नहीं सकते हाउस तो मेहरबानी करें इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। अच्छा अब्बासी साहब, ये एक और मौजू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज एक और चीज़ हुई है, कारनामा हुआ है कि एक हुकूमत ने कौमी तरक्याती कौंसिल तश्कील दे दी है और इसमें आर्मी चीफ भी हुआ करेंगे। फ़िलहाल तो जनरल कमर बाजवा, अब जावेद बाजवा, बाद में जो भी होगा उनका चीफ होगा। और इसमें कोई पता नहीं कितने लोगों पे ये मुश्तमिल है। 13 मेंबर्स हैं। 13 मेंबर्स हैं इसके। तो ये क्या मसला? एक तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तो समझ आती है, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल भी एक अपनी जगह पे एक अदारा है, लेकिन ये जो नई चीज़ बनी है, आधा तीतर आधा बटेर, ये क्या है? ये तमाशा है जी। तमाशा लगाना हो तो आदमी यही हरकतें करता है। जिस आदमी को हुकूमत का ना पता हो हुकूमत कैसे चलती है, वो यही बात करता है। इस एनडीसी या जो भी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इसके जो फैसले हैं उनको कोई कानूनी कवर हासिल नहीं है। तो आपके पास जो कैबिनेट की कमेटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा ताकत वो रखती हैं, वो कैबिनेट का फैसला वहाँ से होता है। ईसीसी आपके पास है, जो फैसले आपने करने आप वहाँ से करवा लें। अगर आपने डिबेट करनी है तो एनईसी है, सीसीआई है, ये सब फोरम्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा फोरम एनएससी का है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। वहाँ सबसे जो बड़ा इम्पेरेटिव हुकूमत का होता है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी वहाँ पर डिस्कस होती है। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि कम से कम हमारी हुकूमत में उस फोरम पर ज़्यादा अरसा जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर बातचीत होती है। हाँ, वो तो इसाक डार साहब और आर्मी चीफ दोनों उसमें शरीक होते थे और बड़ी खुल के बात होती थी इस पर। जितने स्टेक होल्डर्स हैं निज़ामी साहब, वो ऑन बोर्ड होते थे। लेकिन ये बॉडीज़ नहीं बनाने का ज़ाहिर है कोई ना कोई मकसद तो होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्बासी साहब से जानना चाहेंगे, जो हाई पावर कमीशन है इमरान खान साहब का, उसके सरबराह को भी मुकर्रर कर दिया गया है, और इसके साथ साथ इनके दौर में जमशेद दस्ती के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए गए थे। तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर को सियासी तौर पर कहाँ कहाँ इसका सही और गलत इस्तेमाल किया जाता है, ज़रा ये भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, एक नुक्ता ये भी उठाया जा रहा है कि आपके दौर में जमशेद दस्ती के प्रोडक्शन ऑर्डर उस वक्त जारी नहीं किए गए थे, और फिर नैब जो है आपने कहा कि ये सियासी जमातों को तोड़ने के लिए है। क्या ये खूब होता आपकी जमात पीपल्स पार्टी जब आप लोगों की हुकूमत थी, इस कानून को ही बदल देते जिसकी वजह से आज आप मुश्किलात में हैं? देखिए, ये लंबी कहानियाँ हैं, पहले भी बहुत हो चुकी हैं। अगर दस्ती के ऑर्डर नहीं जारी हुए तो मेरा ख्याल बाद में हो गए थे, वो भी गलत था अगर किसी ने नहीं किए। तो अगर एक गलती का जवाब दूसरी गलती से देना चाहते हैं तो ठीक बात है।
तो ये बातें जो है पार्लियामान की बातें, रवायात होती हैं, जो भी इनको तोड़ता है वो दुरुस्त नहीं करता। अगर किसी ने किया है, जारी होते भी रहे हैं, कुछ के नहीं हुए, आज जारी कर दें तो बेहतर होगा। आपने ये अगर पार्लियामान को चलाना है तो ये ज़रूरी होता है कि पार्लियामान की रवायात को देखा जाए। जहाँ तक नैब का ताल्लुक़ है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, ये कंसेंसस के बगैर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जो बदलेगा कहेगी अपनी जान छुड़ा रहा है। और आज भी वक्त है, कंसेंसस हो गया था हमारे ज़माने में, लेकिन जब ये पनामा का मामला शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी भी भाग गई, PTI भी भाग गई और नैब का कानून वहीं पे है। शौक पूरा कर ले, हमने तो भुगत लिया है। मैं तो इस मुल्क की बात कर रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब को पता है इस बात का, उनके वजीरों को पता है कि कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा नैब के डर से। इसलिए जिस मुल्क में फैसले नहीं होंगे, कोई सरकारी अफसर फैसला नहीं करेगा, फाइलों पर साइन नहीं करेगा, आज आपको जो काबिल लोग हैं वो कंपनियों के बोर्ड्स के लिए नहीं मिलते। एक ज़माना था लोग सिफारिशें कराते थे बोर्ड पे आने के लिए। जी। आज आपको कोई कॉम्पिटेंट आदमी बोर्ड पे आने को पाकिस्तान में तैयार नहीं है। ये हालात हैं, ये नैब के किए धरे हैं। कानून आपके पास हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है और मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए अब्बासी साहब के यकना शुद्ध दो शुद्ध, एक नैब तो था ही, अब एक और अदारा आ रहा है, यानी जो हाई पावर कमीशन जो है, जिसकी नैब के डिप्टी चेयरमैन हुसैन असर साहब उस तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे। और 10 साल के दौरान जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने कर्जे लिए हैं, 24,000 अरब कर्जे रुपए के, उनकी तहकीकात होगी आला सतह पर। तो ये इस कमीशन पे आप सब लोग शोर मचा रहे हैं, तो आपको क्या एतराज़ है? अगर वो कर्जे तो हैं, वो तो सारे आपने कानून और कायदे और आइन के मुताबिक ही लिए होंगे ना पिछली हुकूमतों ने, तो फिर इस पर एतराज़ क्या है? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। 100 कमीशन बना ले, कमीशन बनाने का मकसद होना चाहिए ना। ये मुल्क का वक्त ज़ाया मत करें, मुल्क को धोखे मत दें। इन कमीशनों का कोई मकसद नहीं है, ना यहाँ से कुछ हासिल होना है। आप ये बता दें सिर्फ कि इस कमीशन का मकसद क्या है। ये अगर बता दे मुझे कोई, तो मैं कह सकता हूँ कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वरना हुकूमत को इख्तियार है जितने कमीशन मर्जी बनाते रही, उसका कोई मकसद नहीं है। इस कमीशन का ख़ास तौर पर मुझे कोई मकसद ना नज़र आता है और ना है। तो अब्बासी साहब, ये बात तो नहीं है कि देखें ना, कमीशन बनता है कि किसी चीज़ की बारे में जो पता ना हो तहकीकात करने के लिए। ये तो पता है कि इतने कर्जे लिए गए, कहीं ये तो नहीं है कि ये खान साहब के जहन में ये चीज़ जो है ये जागज़ी हो गई है कि ये जो कर्जे लिए गए उनको मिसयूज़ किया गया, उनके ज़रिए जिस तरह कहते हैं गाड़ियाँ ख़रीदी गई बुलेट प्रूफ, फिर ये कह सकते हैं कि जी फ़लानी जो सड़क बनी वो सीधी नायबंड गई, इस किस्म की चीज़ें, गैर मुल्की दौरों पे इतने खर्च हुए। क्या इस कमीशन का मकसद कोई ऑपोजिशन को मज़ीद दीवार से लगाना है? देखिए, जो अगर आप गलत मकसद रखें तो नाकाम होंगे। पहले ये मैं कह रहा हूँ, मकसद तो बता दें, मकसद है क्या। कमीशन होता है अगर तहकीकात करनी है तो हुकूमत का रिकॉर्ड तो मौजूद है। अगर इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये नहीं पता कि इस मुल्क में कितने कर्जे आए हैं, वो कहाँ पर खर्च हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हमने अपने दौर में जो कर्जे लिए उससे ज़्यादा कर्जे ये 2 साल में ले लेंगे बगैर कोई काम किए, ये तो इनका रिकॉर्ड है, मौके पर मौजूद है कि 4 अरब 4.5 अरब इस साल होगा और 5 अरब अगले साल होगा। तो जो हमने 10 साल में 5 साल में जो कर्जे लिए 10,000 अरब के करीब, वो कहाँ इस्तेमाल हुए वो सबको पता है। जो डेवलपमेंट हुई, यहाँ तो एक पैसे की डेवलपमेंट नहीं हुई, मुल्क की मईशत डूब गई है और कर्जे आपने 2 साल में उतने ले लिए हैं। तो ये तमाशे मत लगाएं, लोगों को झूठ मत बोले, धोखे मत दें, मकसद बता दें कि उसका है क्या। अगर आपको रिकॉर्ड का नहीं पता कि मुल्क में कितना कर्जा आया है, किसने इस्तेमाल किया है, तो बजट डॉक्यूमेंट देख लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछ लें, वो आधे घंटे में आपको बता देंगे। तो कमीशन में जो लोग हैं उनको बेचारों को क्या पता कि मुल्क की इकॉनमी क्या होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे चलती है, कर्जे कैसे लिए जाते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, आपने कहाँ पर खर्च किया। तो ये तमाशा लगाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, तमाशा लगाए रखें, बट तमाशों से काम चलेगा नहीं। मुल्क की मईशत तमाशों पर नहीं चलती, काम करने से चलती है। ठीक, तो काम करें क्योंकि मईशत डूब चुकी है और अवाम सख्त तकलीफ का शिकार है। अच्छा अब्बासी साहब, एक इंटरव्यू में आपने कहा कि PTI के कुछ मेंबर पार्लियामेंट भी आपके साथ राब्ते में हैं।
अंदाज़न कितने लोग हैं आपके साथ राब्ते में और वो कहते क्या हैं? बुनियादी उनके शिकवे अपनी क़यादत से क्या हैं और वो क्यों आपसे रब्ता कर रहे हैं? देखें, मैं 15-16 लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने रब्ता किया है मुख्तलिफ औकात में। हमने उनसे रब्ता नहीं किया, उन्होंने हमसे रब्ता किया है कि हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हो गई, हम पे दबाव था, हम चले गए, अब हम अपने हलके में जाने के काबिल नहीं हैं। क्योंकि जो इस हुकूमत की कारकर्दगी रही है तो वो बड़े परेशान है इस मामले में। लेकिन हम अददी या बर्तरी की बात नहीं कर रहे। हम जो शख्स जहाँ से इलेक्ट हुआ है वहीं पर रहे और अपनी जमात के लिए काम करे, उसको भुगते जिस पर उसने वोट लिए थे। तो हम इस काम में नहीं पड़ेंगे, लेकिन लोग परेशान हैं और राब्ते कर रहे हैं। तो ये जो राब्ते कर रहे हैं आपसे लोग, इनका तल्लुक जो है वो पंजाब से ज़्यादातर का? जी, ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं, दूसरे सूबों के लोग भी हैं। और ये वही लोग हैं जो आपको छोड़ के गए थे पंजाब में? शुमाल से भी हैं और जुनूब से भी हैं। जी, ये वही लोग हैं जो आपको छोड़ के गए थे ज़्यादातर? जी, कुछ वो लोग भी हैं, कुछ दूसरे लोग भी हैं। क्योंकि एक उस वक्त जो भी मामलात थे पिछले इलेक्शन के दौरान वो सारा पाकिस्तान जानता है। तो अब लोग परेशान हैं। जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जो रवैया है वज़ीर आज़म का, माशाल्लाह जो तकारीर वो फरमाते हैं, जो उनके काम हैं, तो काफ़ी हर अक्लमंद आदमी तो परेशान ही है मुल्क में। तो अच्छा, सब ये बात तो नहीं है कि जो जिस तरह आप भी MN हैं, आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि अगर आप अपने हल्के के लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते तो अगले इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएंगे? ये वजह तो नहीं बन रही? जी बिल्कुल, बुनियादी वजह तो यही है। इसी को देखकर लोग राब्ता करते हैं कि यार शायद मेरी कोई सियासी जगह यहाँ पर बन जाए, कि वो आज अपने हलके के अवाम के पास जाने के काबिल नहीं है। और ये एक हकीकत है, ये कोई सियासी बात मैं नहीं कर रहा। इसी को नफ़ी करना चाहे तो ज़रूर नफ़ी कर ले, लेकिन हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। इस वक्त आप चले जाएँ किसी भी जगह पर, किसी पब्लिक जगह पर जाएँ, शादी में, किसी और जगह में, बाज़ार में, आपको जो हालात मिलेंगे वो आप भी रोज़ जाते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है। अच्छा अब्बासी साहब, आपने कहा 15-16 लोग हुकूमती जमात के आपके साथ राब्ते में हैं। आपने कहा शिमाली पंजाब से भी हैं, जनूबी से भी हैं, सेंट्रल पंजाब, तख्त लाहौर के गिरदोनवाज से भी हैं कुछ लोग क्या? जी, तो सारे पंजाब से हैं, मैं उसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। दूसरे सूबों से भी हैं। और ये तो वो लोग हैं जिनसे मेरा इनफॉर्मली राब्ता हुआ है। और भी शायद लोग हों जो ये इस किस्म के मामलात में परेशान हों। अच्छा बासी साहब, ये बड़ा चर्चा था अली जहांगीर सिद्दीकी का कि आपने उनको अपॉइंट कर दिया अमेरिका में सफ़ीर, और उस वक्त बड़ी तनकीद की थी PTI ने। लेकिन आपने अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि ये पहली मुस्बत अपॉइंटमेंट है जो इस हुकूमत ने की है, और एक ढापका आदमी लगा दिया उन्होंने जो मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट है गालबन। जी, एम्बेसडर फॉर इन्वेस्टमेंट। जी, एम्बेसडर। तो ये आप कैसे, उस वक्त ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि ही इज़ योर बिजनेस पार्टनर जी के हवाले से। जी, पहली बात यह है कि अली जहांगीर सिद्दीकी साहब मेरे पास नौकरी लेने नहीं आए थे। मैंने उनसे रब्ता किया था और भी लोगों से रब्ता किया था कि हम चाहते थे कि इस मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अंदर ये सलाहियतें हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया है, हम उनको पब्लिक सेक्टर में लेकर आएँ ताकि वो मुल्क के लिए भी काम कर सकें। तो वो अपना बहुत सा काम छोड़कर आए। उन्होंने एज अ स्पेशल असिस्टेंट भी काम किया, उन्होंने एज अ एम्बेसडर भी हमने उनको अमेरिका में अपॉइंट किया। इसमें कोई ना मेरी उनसे रिश्तेदारी है, मैं उनको जानता हूँ 15-20 साल से। मैं बिज़नेस पार्टनर मेरे नहीं है। एक पब्लिक कंपनी है जो मैंने शुरू की थी जिसका नाम एयर ब्लू लिमिटेड है, मैं उसका शेयर होल्डर, अब एक बहुत माइनॉरिटी, आप भी उतने शेयर ख़रीद सकते हैं बाज़ार से। पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। उसके अंदर उनकी भी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ उन्होंने बेच दी है, कुछ शायद उनके पास हो। वो कोई मोटिवेशन मेरी उसमें नहीं थी। मैंने बड़ा क्लियरली उस वक्त लोगों को बता दिया था। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत गलती ना करती, क्योंकि मैं मामलात को जानता हूँ कि अमेरिका के मामलात क्या थे, तो अली सिद्दीकी साहब बड़ा सीरियस इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान US रिलेशन पर डाल सकते थे। बदकिस्मती से हुकूमत ने गलत फ़ैसला किया,
वहाँ से उनको हटा दिया। आज जो उनको काम सौंपा है वो भी मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान में उनसे बेहतर वो काम कोई ना कर सके कि एक इंटरनेशनल एम्बेसडर के तौर पर इन्वेस्टमेंट मुल्क के लिए लाएँ। तो ऐसे लोग जब अपना टाइम भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो ये मुल्क के लिए पॉजिटिव होता है। तो मैं तो उनको अगर कंपेयर करूं जो हुकूमत की दूसरी अपॉइंटमेंट्स हैं माशाल्लाह तो बहुत आगे हैं, तो मैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ ही कर सकता हूं कि उनकी कामयाबी मुल्क की मईशत की कामयाबी है। तो इसका मतलब है कि अब्बासी साहब के अगर ये अच्छे लोग लेके आए हैं तो अभी भी इस्लाह की गुंजाइश तो मौजूद है ना? आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ है। नहीं, इस्लाह की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हम आज भी कहते हैं कि हुकूमत बजट लेकर आए जो अवाम पर इतना बोझ ना डाले, या कम से कम ये बताए कि क्यों अब अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। ये तो एक ऐसा बजट है जो चल ही नहीं सकता, ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है। और जो वो अवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करेगा उनका अंदाज़ा किसी को नहीं है। आज हुकूमत खुद कह रही कि 13% पे अफराद ज़र जाएगा, 4% से कम था जब हमने 1 साल पहले छोड़ा है। जी जी। मुल्क में क्या ऐसी क़यामत आई है कि आज 13% पे जाएगा? तरक्की की रफ्तार आधी हो गई है। इसके जवाबात हैं किसी के पास? आप 4000 अरब इकट्ठा नहीं कर सकते, आपने 5550 का टारगेट रख लिया है, वो पैसे कहाँ से आएंगे एक गिरती हुई मईशत में, एक तबाहाल मईशत में? इसके कोई जवाब तो किसी के पास है नहीं। बिल्कुल ठीक है। असेंबली में डिबेट भी इस बारे में नहीं हो सकती। ठीक है, अब्बासी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे महंगाई करके कितना हदफ हासिल हो जाएगा और ये 5500 अरब रुपए ये हासिल करने के लिए कौन सी करिश्मा साजी है जो मौजूदा हुकूमत के पास है और जिस प्लानिंग के तहत वो ये पैसे इकट्ठे कर सकती है, और अगर ये पैसे इकट्ठे नहीं हो सके तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। एक ब्रेक के बाद इससे मुतालिक भी बात करेंगे और कुछ बंदे लटकाने से मुतालिक भी एक बहस चल रही है, उसको लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ में ये बताइए कि ये जो इस तरह आपने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, आफ्टर ऑल दैट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेंबरों की जो अरकान है कौमी असम्बली की, तो ये क्या हिकमत अमली है हुकूमत की बजट पास कराने के बारे में, जमहूरी की गाड़ी को आगे चलाने के बारे में? ये किस तरफ जा रहे हैं हम, किस तरह मामला चलेंगे आगे? आरिफ निज़ामी साहब, आप मुझसे भी, मैं भी काफ़ी पुराना हो गया हूँ, आप मुझसे भी थोड़े पहले के हैं, और ये सब तमाशे हमने देखे हैं। अपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना होता है, जोश जज्बे से बात करना। हुकूमत जो होती है मामले को ठहराव देती है, मामले को इस्तकामत से काम लेती है, ठहराव से काम लेती है। यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। तो भाई साहब, ये बेहतर ना होगा कि ये बजट जिसको आपने नॉन स्टार्टर का नाम दिया, जो मैं समझाऊँ आपकी बातों से, मतलब आपने इम्प्लाई किया है कि ये बजट चल ही नहीं सकता, फिर आपने कहा इसको मंजूर नहीं कराएंगे, लेकिन अगर आप मंजूर नहीं कराते तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो हो जाएगा। जी सर। नहीं, मंजूर कराना हुकूमत का काम है। हुकूमत असेंबली को चलाए, बजट मंजूर कराए, जो एक मुरवजा तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार मैंने नहीं बनाया, हमेशा से है। अगर हुकूमत खुद ही इजलास ना चलने दे, आज 4 दिन ज़ाया कर दिए हुकूमत ने गाली गलोच में, खुद इजलास नहीं चलने देते। सिर्फ ये है कि जो बजट पर तनकीद है वो अवाम के सामने ना आ सके, सिर्फ एक मकसद है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक बात नहीं। तो अपोजिशन अब्बासी साहब करेगा, हकायक सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने है। अब्बासी साहब, अपोजिशन का किरदार भी तो सामने नहीं आ रहा, मौका दे या ना दे। जी अब्बासी साहब, अपोजिशन का जो किरदार है, आप अभी आमरीत की बात कर रहे हैं, कल जब कफ़े अफसोस सारे ही मलेंगे, खा वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, तो बेहतर नहीं है अगर हुकूमत अपना किरदार नहीं भी अदा कर रही, अपोजिशन में सीनियर लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लचक अपोजिशन ही दिखा दे, कम से कम पार्लियामेंट तो सवालिया निशान ना बने। नहीं, पार्लियामेंट अपोजिशन तो नहीं चला सकती ना। अगर हुकूमत पार्लियामेंट ना चलाना चाहे, स्पीकर हुकूमत का होता है। अगर स्पीकर अपने बेंचेस को, ट्रेजरी बेंचेस को कंट्रोल ना कर सके तो मैं क्या कर सकता हूँ अपोजिशन में रहकर? तो ये तो सारा मामला ही, मैंने बताया ना, ये गंगा ही उल्टी बह रही है। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि आपकी जो पार्टी के मामलात हैं, अभी ये मोहतरमा मरियम ने बिलावल साहब से मुलाकात की, लेकिन अजीब बात है कि जो मुस्लिम लीग के सदर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनसे बिलावल साहब की कोई मुलाकात ही नहीं हुई।
एक तो ये बात अजीब थी। फिर ये नहीं समझ आई कि आपने क्या हिकमत अमली अख्तियार की है, और अगर मौलाना फजल रहमान की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो शायद इस माह के आखिर तक होने वाली है, उसमें आप क्या स्टैंड लेंगे कि कोई मूवमेंट का है, पार्लियामेंट के अंदर है, और जो पार्लियामेंट में जब आपको बोलने नहीं दिया जा रहा तो आखिर क्या करेंगे? क्योंकि मौलाना का तो बात यह है ना कि उनका कोई स्टेक नहीं है। दूसरी ये है कि एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रो ये हैं कि ठंडे ठंडे चलो, वो को सड़कों पर निकलने वाली हिकमत अमली के हक में ही नहीं है ये शुरू से। आपकी पार्टी को मज़ामती उसकी किरदार कभी नहीं रहा, तो कोई मज़ामत का वाकई इस दफ़ा को प्रोग्राम है और आपका ख्याल है ये बेल मुंडे चढ़ सकेगी? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, हुकूमत के पास कोई हल है नहीं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, खुद एतराफ़ कर चुकी है, IMF प्रोग्राम में गई है, वो नेगोशिएशंस की हैं जो मुल्क के अवाम के ख़िलाफ़ हैं, उनके ऊपर मज़ीद बोझ डालेंगी, इस मुल्क को गरीब कर देंगी, इसके अवाम को गरीब कर देंगी। अब हम पर लाजिम है कि हम असम्बली के अंदर भी कोशिश करें, बाहर भी कोशिश करें, एक मुतफ़िका अपोजिशन की स्ट्रेटजी हो, उस पर अगले हफ्ते मीटिंग होगी, इंशाल्लाह स्ट्रेटजी तय हो जाएगी। उस वक्त तक तमाम जमातें अपने तरीके से एहतजाज कर रही हैं, कल सड़क पर भी एहतजाज होगा, परसों ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा शदीद एहतजाज होगा, वो तो हालात के मुताबिक होगा। और ये आप रोज़ कोई ख़बर लेकर हम शुरू हो जाते हैं। बिलावल साहब गए, मरियम साहिबा से मिले हैं, उन्होंने आपस में बातचीत की है, उनकी मुलाकात हो गई। अभी मैं असम्बली से आया हूँ तो तकरीबन पिछले 1 घंटे से बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की और ANP की, JUI की लीडरशिप वहाँ पर इकट्ठी बैठी हुई है, मुलाकात भी होती है, रोज़ मुलाकात होती है, बातचीत भी होती है, इत्तेफाक राय कुछ चीज़ों पर हो जाता है, कुछ पर नहीं होता, यही सियासत होती है। अच्छा, इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल किया जाए। ये ANP ने मशरूत कर दिया कि जी जब तक आप सेनेट के चेयरमैन को फार्निंग करते हैं हम आपके साथ नहीं हैं अपोजिशन की तारीख में। इस पर ज़रा मुख्तसरन बता दें। मैं नहीं, ऐसी कोई बात मैंने सुनी नहीं है, ऐसी ये अभी भी मुझसे किसी ने सवाल किया था, मैंने ऐसी बात को सुनी नहीं है। और ना ही सियासत शराइत से होती है, सियासत एक इत्तेफाक राय से होती है। बाकी मोडालिटीज़ जो होती हैं, सेनेट चेयरमैन को बदलना है नहीं बदलना, या सड़कों पर एहतजाज कब करना है, कैसे करना है, असेंबली के अंदर क्या करना है, ये सब चीज़ें वक्त के साथ तय होती रहती हैं। अच्छा, चेयरमैन सेनेट को बदलने के लिए कोई बात हुई है क्या? नून लीग के हलकों में ये सोच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि सेनेट का चेयरमैन जो है ये गलत इलेक्ट हुआ है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। बहरहाल उस वक्त PTI भी साथ थी, पीपल्स पार्टी भी थी, उन्होंने इलेक्ट कर लिया। तो वो एक हमारा हदफ नहीं है कि सेनेट का चेयरमैन ही चेंज हो, वो वक्त के साथ ज़रूरत हुई तो वो तब्दीली भी आ जाएगी। अब्बास साहब, आपने जिक्र किया अभी बजट के हवाले से, तो कल जो नए हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, ये रज़ा बाकर साहब ने, कि अल्लाह के फजल से हमने IMF की सारी शराइत पूरी कर दी हैं। इसके बावजूद कहते हैं कि ये जुलाई में जाके ये उस पर कुछ साइन वाइन होंगे, तो ये जो शराइत सारी की सारी हमने पूरी कर दी हैं, ये तो बड़ी कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हमने शराइत मुकम्मल की है IMF की। आपने भी प्रोग्राम लिया था IMF। शराइत हैं क्या, ये तो पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी कर दी हैं। तो ये स्टेट बैंक के गवर्नर ही जानते हैं, और हो सकता है कि वज़ीर ख़जाना भी जानते हों, क्योंकि बाकी तो किसी को इल्म नहीं है। बहुत जी ठीक। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, शॉर्टली शराइत तो मालूम नहीं है अवाम को, लेकिन अलामात अवाम पे ज़ाहिर हो चुकी हैं, शायद वो इसी बलबूते पे अब कह रहे हों बाकिर साहब भी। शराइत ये है कि जब बतौर हमारे दोस्त मुशाह से अवाम के कड़ाके निकालो। ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।